Namaskar viewers. In today's session, we will learn about nutrition and related dietary considerations to manage peptic ulcers. But before going into details, let's see what all we are going to learn in this session. In this lesson, we will understand what are peptic ulcers and various factors that may play important role in the causation of peptic ulcers, how they are treated, what are its clinical symptoms, what are the main objectives of dietary management, and accordingly we will learn about diet and feeding pattern in managing a patient with peptic ulcers. पेप्टिक अल्सर्स के बारे में जानने से पहले आइए हम अपने स्टमक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। हमारे पाचन तंत्र में स्टमक या अमाशय पाचन नली का सबसे अधिक फैला हुआ भाग है। यह एक थैले के समान होता है जो ऊपर की ओर ईसोफेगस या भोजन नली से जुड़ा होता है। निचली ओर यह आंतों से जुड़ा होता है जिसके भाग को ड्योडेनम कहते हैं। स्टमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस या अमाशयिक रस स्रावित होता है। इस जूस में मेनली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अलावा इसमें म्यूकस और पाचन के लिए ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं। स्टमक की वॉल्स 4 लेयर से मिलकर बनी होती है: म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलर लेयर और सरोसा। सबसे अंदर की वॉल, जिसे हम म्यूकोजल लेयर कहते हैं, वह गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में रहती है। पेप्टिक अल्सर्स स्टमक या ड्योडेनम की म्यूकोजल लाइनिंग में उपस्थित ओपन लेजन्स या खुले घावों को कहते हैं। ये पाचन नली के वे भाग होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते हैं। ये अल्सर्स म्यूकोजल लाइनिंग के रेजिस्टेंस में कमी या एसिड के हाइपर सेक्रीशन के कारण हो सकते हैं। यदि ये स्टमक या जेजुनम में मिलते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर्स कहा जाता है। ड्योडेनम में पाए जाने वाले अल्सर्स को ड्योडेनल अल्सर्स कहा जाता है। ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर्स म्यूकोजल लाइनिंग के रेजिस्टेंस के कम होने कारण होते हैं, जबकि ड्योडेनल अल्सर्स एसिड के अत्यधिक स्राव या हाइपर सेक्रेशन के कारण होते हैं। पेप्टिक अल्सर्स महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होते हैं तथा पुरुषों में इनके होने की संभावना भी महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। ये किसी भी आयु में हो सकते हैं, परंतु ज़्यादातर ये 45 से 55 वर्ष के वयस्कों के बीच देखने को मिलता है। पेप्टिक अल्सर किसी अन्य कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी स्ट्रेसफुल इलनेस या इंजरी के कारण भी हो सकती है। The exact cause of peptic ulcer remains unknown, परंतु ऐसा समझा जाता है कि इन कारणों के कारण स्टमक और ड्योडेनम की म्यूकोजल लाइनिंग अपने ही डाइजेस्टिव जूस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाती, जिस कारण इसका टिश्यू या ऊतक डाइजेस्ट हो जाते हैं और अल्सर डेवलप हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर के होने में हेरिडिटी या आनुवंशिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर के रोगियों में फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। साथ ही ब्लड ग्रुप ओ के लोगों में पेप्टिक अल्सर के होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे व्यवसाय या ऑक्यूपेशन जैसे हाई रैंक्ड एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर्स, जिनमें मेंटल स्ट्रेस होता है और फूड हैबिट्स
इर्रेगुलर होती हैं, पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं पर्सनैलिटी के टाइप पर भी डिपेंड करती हैं। बहुत ही अधिक नर्वस, इमोशनल, एम्बिशियस और एग्रेसिव इंडिविजुअल को पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। एंग्जाइटी, वरी या स्ट्रेन आंतों की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं तथा एसिड के स्राव को भी उत्तेजित करते हैं। इस कारण एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। केमिकली इरिटेंट्स जो आंतों की लेयर को इरिटेट करते हैं, पेप्टिक अल्सर कर सकते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अल्कोहल, टोबैको या तंबाकू, दर्द निवारक या एनाल्जेसिक और स्टेरॉयड दवाइयों का सेवन, सिगरेट में उपस्थित निकोटिन आंतों की म्यूकोजल लाइनिंग का एसिड के प्रति रेजिस्टेंस कम कर देती हैं, जिस कारण पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। पेप्टिक अल्सर उन व्यक्तियों में भी होने की संभावना अधिक हो जाती है जो जल्दी जल्दी खाते हैं, भोजन को अच्छे से बिना चबाए खाते हैं। इसके अलावा एक फिक्स्ड मील प्लान न होना या मील्स को मिस करना भी पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकता है। कुछ कंडीशंस जैसे गैस्ट्राइटिस जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक नामक बैक्टीरिया से होती है, पेप्टिक अल्सर कर सकती है। पेप्टिक अल्सर में रोगी को अपर सेंट्रल एब्डोमेन में पेन होती है तथा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है। यह पेन बहुत अधिक होती है। ड्यूोडेनल अल्सर्स में यह दर्द तब होता है जब आपका आमाशय खाली होता है और गैस्ट्रिक अल्सर में जनरली यह दर्द खाना खाने के बाद होता है। इसके अलावा रोगी को हार्टबर्न, वॉमिटिंग और इनडाइजेशन की शिकायत भी रहती है। सीवियर केसेस के अंदर अल्सर्स में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम हेमरेजेस कहते हैं, जिस कारण अनीमिया भी हो सकता है। रोगी को स्टूल में ब्लड आ सकता है। स्टूल का कलर डार्क होता है, जिसे मेलाना कहते हैं। इसके अलावा रोगी को खून की उल्टी भी हो सकती है, जो काली या लाल हो सकती है। पेप्टिक अल्सर के रोगी का ट्रीटमेंट के 3 आधार हैं। पहला, रोगी को फिजियोलॉजिकल और मेंटल रेस्ट देना। यह रेस्ट सिडेटिव और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक के द्वारा दिया जाता है। दूसरा, ड्रग थेरेपी, जिसमें एंटासिड्स और गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स की मुख्य भूमिका रहती है। तीसरा, डाइट मॉडिफिकेशन, जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेप्टिक अल्सर के रोगी के डाइटरी मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य रोगी को पर्याप्त पोषण प्रदान करना है। पेप्टिक अल्सर में आहार की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि पेप्टिक अल्सर स्टमक या छोटी आंतों के ऊपरी हिस्से ड्यूोडेनम में होते हैं, रोगी के शरीर के पाचन तंत्र को तथा पाचन प्रक्रिया को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। रोगी को भूख नहीं लगती और उसका डाइटरी इंटेक भी कम हो जाता है, जिससे उसके कुपोषित होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में आहार के द्वारा उसे पर्याप्त भोजन देकर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना पेप्टिक अल्सर की डाइटरी मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही रोगी को हार्टबर्न,
वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक आदि जैसे सिम्टम होते हैं। आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य आहार के द्वारा रोगी को इन लक्षणों से आराम पहुंचाना है। पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक एसिड का अत्यधिक बनना एक महत्वपूर्ण कारण होता है। डाइटरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य कंटिन्यूस गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना तथा एसिड के स्राव या सेक्रीशन को कम करना है। इसके लिए एंटासिड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही गैस्ट्रिक एसिड को कम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स जैसे सिमेटिडिन या रेनिटिडिन का प्रयोग लाया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोजा को मैकेनिकल, केमिकल तथा थर्मल इरिटेशन से बचाना या उसमें होने वाले इरिटेशन को कम करना आहार आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। पेप्टिक अल्सर के रोगी की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, परंतु बीमारी में उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। इस कारण उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कंपनसेट हो जाती है। रोगी को हाई प्रोटीन की आवश्यकता होती है, खासकर आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं ताकि रोगी में हीलिंग अधिक हो सके। साथ ही प्रोटीन बफरिंग एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। प्रोटीन 50% तक भी बढ़ाए जा सकते हैं। मीट प्रोटीन्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मीट एक्सट्रैक्टिव का एसिड स्राव पर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। वे एसिड स्राव को उत्तेजित करते हैं। मिल्क प्रोटीन का अच्छा बफरिंग एक्शन होता है क्योंकि हाई कैल्शियम कंटेंट के कारण मिल्क भी एसिड प्रोड्यूस करता है, इसलिए मिल्क की अत्यधिक मात्रा हीलिंग रेट पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। दूध का प्रयोग मॉडरेशन में ही करना चाहिए। अंडे तथा दूसरे प्रोटीन फूड्स आहार में सम्मिलित करने चाहिए जो अनिवार्य अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड्स का साधन होते हैं। वसा का उपयोग मॉडरेशन में ही करना चाहिए क्योंकि पेप्टिक अल्सर्स ज़्यादातर मिडल एज एग्जीक्यूटिव्स में होता है जो एथेरोस्क्लेरोसिस तथा रिलेटेड कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन होते हैं। इसलिए वसा को अत्यधिक उपयोग पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में उनकी आयु को देखते हुए नहीं करना चाहिए। आहार में इमल्सिफाइड फैट जैसे क्रीम, बटर आदि का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वे बेटर टॉलरेटेड होते हैं। ऊर्जा की बढ़ी हुई आवश्यकता के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, परंतु साबुत अनाज, दालें, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें हार्श और इरिटेटिंग फाइबर होते हैं जो आंतों के घावों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। रोगी में सभी विटामिन नॉर्मल ही आवश्यक होते हैं, परंतु विटामिन सी के साधन आहार में सम्मिलित किए जा सकते हैं जो टिश्यू हीलिंग या घावों के भरने तथा आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं। खनिज लवणों में रोगी को आयरन तथा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए। ये सप्लीमेंट्स उन रोगियों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनमें घावों में से ब्लीडिंग हो रही होती है और जिनमें
अनीमिया होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। पेप्टिक अल्सर के रोगी को मृदु आहार या ब्लैंड डाइट देनी चाहिए। इसमें वे खाद्य पदार्थ नहीं शामिल करने चाहिए जो आंतों की म्यूकोजल लाइनिंग को मैकेनिकली, केमिकली या थर्मली इरिटेट करें। इससे रोगी के पेप्टिक अल्सर और अधिक खराब हो सकते हैं। मैकेनिकली इरिटेटिंग फूड्स में रेशेदार तथा मोटे अनाज, बीज, फलों व सब्जियों के छिलके आते हैं। ये रेशे आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। केमिकली इरिटेटिंग फूड्स में स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मीट एक्सट्रैक्टिव्स, फ्राइड फूड्स, स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस जैसे अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, कोको या कार्बोनेटेड बेवरेजेस आते हैं। ये आमाशय के द्वारा स्रावित गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट या उत्तेजित करते हैं। रोगी का आहार ना तो अधिक गर्म होना चाहिए और ना ही अधिक ठंडा। पेप्टिक अल्सर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज एक्टिव फेज है, जब रोगी को सवियर पेन रहता है। स्टेज 2 में रोगी को आराम दिया जाता है तथा लक्षणों से उसे कुछ आराम मिलता है, परंतु इस अवस्था में भी उसके अल्सर्स पूरी तरीके से हील नहीं होते। स्टेज 3 की डाइट उसको एज अ प्रोफिलैक्टिक मेजर दी जाती है, जो रोगी को ताउम्र फॉलो करनी होती है। स्टेज 1 और 2 में रोगी को दूध या फ्रूट जूस दिए जा सकते हैं। दूध उत्पादों में दही, कस्टर्ड, माइल्ड चीज़ जैसे कॉटेज चीज़ दिया जा सकता है। रोगी को इस अवस्था में रेशेदार सीरियल नहीं देने चाहिए। इसकी जगह रिफाइंड सीरियल्स और उनके प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, पास्ता आदि दिए जाने चाहिए। रेशेदार अनाज आंतों को इरिटेशन देते हैं। दालों में धुली हुई दालें रोगी को बेटर टॉलरेट होती हैं। रोगी को अंडे तथा सॉफ्ट मिंस्ड मीट दी जा सकती है। सब्जियां तथा फ्रूट इस स्टेज के अंदर सॉफ्ट तथा अच्छी से पकी हुई होनी चाहिए। रोगी को प्लेन केक तथा माइल्डली फ्लेवर्ड डिशेस दी जा सकती हैं। पेप्टिक अल्सर के रोगी को स्टेज 3 की डाइट का मुख्य उद्देश्य भविष्य में पेप्टिक अल्सर को दोबारा होने से रोकना है। स्टेज 3 की डाइट एज अ प्रोफिलैक्टिक मेजर रोगी को दी जाती है। इसके अंतर्गत रोगी स्टेज 1 और 2 में लेने वाले सभी खाद्य पदार्थों को ले सकता है। इसके अतिरिक्त वह हल्की चाय या कॉफ़ी भी ले सकता है। अच्छे से पके हुए अनाजों को उसके आहार में सम्मिलित किया जा सकता है। सभी प्रकार का दूध, पनीर तथा एग प्रिपरेशंस रोगी के आहार में सम्मिलित की जा सकती हैं। रोगी के आहार में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विटामिन और खनिज लवण का महत्वपूर्ण साधन है। उसकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली उसके आहार में रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल दिए जा सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के रोगी का डाइट प्लान इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि हर रोगी में एक स्पेसिफिक फूड के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। कोई चीज़ वह हजम कर पाता है, कोई चीज़ वह हजम नहीं कर पाता। अकॉर्डिंगली डाइटिशियंस को चाहिए कि वो रोगी के अनुसार ही डाइट को प्लान करें। रोगी को आहार छोटे छोटे आहारों में देना चाहिए और एक ही समय पे
अत्यधिक खाना नहीं देना चाहिए। यह खाना बार बार दिया जा सकता है। 2 से 3 घंटे के अंतराल पर रोगी को भोजन देना चाहिए। इसके साथ ही रोगी के आहार में रेशे की मात्रा को कम रखना चाहिए और जैसे जैसे रोगी की हालत या रोगी की स्थिति में सुधार होता है, इस रेशे की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए। रोगी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि वह शांत वातावरण में शांत मन से आराम आराम से भोजन खाए। इसके अलावा रोगी को कैफ़ीन बेवरेजेस जैसे कॉफ़ी, कोला, टी, अत्यधिक मसाले, कंसंट्रेटेड मीट ब्रॉथ या एक्सट्रैक्टिव्स, एस्पिरिन का अत्यधिक प्रयोग तथा दूसरी दवाइयों से लेने से मना करना चाहिए। ये दवाइयाँ स्टमक की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। रोगी को इस बात की जानकारी भी देनी चाहिए कि सिगरेट में उपस्थित निकोटीन पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा दे सकता है। प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग से रोगी की स्मोकिंग की आदत को कम या समाप्त करना चाहिए। इस सेशन में हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में जाना। हमने जाना कि उसके आहार आयोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं और पेप्टिक अल्सर की विभिन्न स्टेजेस के लिए आहार को कैसे आयोजित करना है। इस स्लाइड में आपको परीक्षा संबंधी कुछ आवश्यक प्रश्न दिए गए हैं। प्लान अ डेज डाइट फॉर एन एग्जीक्यूटिव who has healed his ulcers and resumed her normal routine। इस प्रश्न में आपने एग्जीक्यूटिव के लिए डाइट प्लान करनी है जो हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है, साथ ही उसको स्टेज 3 की डाइट देनी है। सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट अ सुटेबल डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर के रोगी के आहार में जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन आपने करने हैं, इस प्रश्न के आंसर में आपने बताने हैं। इसमें रोगी की पौष्टिक तथा आहारीय मॉडिफिकेशन या चेंजेस दोनों को डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन। इनमें हमें उन सभी कारकों का वर्णन करना है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। ब्लैंड डाइट फॉर पेप्टिक अल्सर्स। इस प्रश्न के अंदर आपने पेप्टिक अल्सर्स के रोगियों के लिए मृदु आहार को डिस्कस करना है, जिसमें आहार मैकेनिकली, केमिकली तथा थर्मकली इरिटेटिंग ना हो। पेप्टिक अल्सर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन 2 टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। इस सेशन को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ इस सेशन में आपको पेप्टिक अल्सर और उसके आहार आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।